भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 4 राज्यों में लागू हो सकता है पूर्ण लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, देश में जिस गति से कोरोना वायरस से संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए झारखंड सहित कुछ राज्यों में अनलॉक 1 के तहत दी गई ढील खत्म करने या कम करने की तैयारी चल रही है। कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका को देखते हुए कुछ राज्य तो मिजोरम की तरह पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब में सप्ताह के आखिरी दिनों और सार्वजनिक अवकाश वाले दिनों में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इन दिनों में बाहर निकलने के लिए ऐप से ई पास डाउनलोड करना होगा। पंजाब स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्य में कोरोना का पीक समय जुलाई के आसपास आएगा। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की सलाह के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अनलॉक 1 के लिए नए आदेश जारी किए। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार के अनुसार दिल्ली से आने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। TOI के मुताबिक दिल्ली से करीब 500 से 800 गाड़ियां प्रतिदिन पंजाब की सीमा में प्रवेश करती हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली से आने वालों पर रोक लगाने का फैसला लिया जा सकता है। औद्योगिक गतिविधियां सामान्य रूप से चलती रहेंगी। वहीं ओडिशा और तमिलनाडु में हफ्ते के अंत में 2 दिन शटडाउन का आदेश है। वहीं अगर बात करें तमिलनाडु की तो राज्य में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से गुरुवार को सख्त सवाल पूछा। कोर्ट ने कहा कि कोरोना खतरे को देखते हुए केवल चेन्नई को लॉकडाउन क्यों नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। बता दें कि तमिलनाडु देश का तीसरा सबसे प्रभावित राज्य है, जहां 25,000 से ज्यादा कोरोना के मामले हैं। इनमें से 70% मामले अकेले चेन्नई शहर से हैं। जस्टिस कोठारी और जस्टिस R सुरेश कुमार की बेंच ने सरकार से पूछा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आपके पास क्या योजना है, लॉकडाउन या कर्फ्यू क्यों नहीं लगा सकते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नोएडा गाजियाबाद के क्वारंटीन नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR में आवाजाही को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि गृह सचिव ने हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बैठक की। दिल्ली हरियाणा सरकार ने आवाजाही पर रोक को हटा दिया है। उत्तर प्रदेश कोरोना को लेकर चिंतित है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उत्तर प्रदेश सिर्फ आवश्यक सेवाओं की आवाजाही को अनुमति देना चाहता है। 3 राज्य सरकारों के मुख्य सचिव और केंद्रीय गृह सचिव के बीच बैठक हुई। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर चिंता जाहिर की। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि दिल्ली में 32,000 से अधिक कोरोना केस है। गाजियाबाद और नोएडा में अब तक 40 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली की आबादी नोएडा और गाजियाबाद से 4 गुना है, लेकिन संक्रमण की दर 40 गुना अधिक है। दिल्ली संक्रमित लोगों को होम क्वारंटीन कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या यूपी सरकार संक्रमितों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर रही है। अगर मरीज असिम्प्टोमेटिक है तो क्या उसे भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जा रहा है या उन्हें होम क्वारंटीन किया जा रहा है। इस पर यूपी सरकार के वकील ने कहा कि हम केंद्रीय गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कृपया जांच करें और हमें पूरी जानकारी बताएं। विवाद नहीं होना चाहिए। नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप नोएडा या गाजियाबाद में असिम्प्टोमेटिक मरीजों की इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करते हैं और अन्य लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इससे 15 दिन तक अराजकता हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से कहा कि नोएडा में कौन सा क्वारंटीन नियम का पालन किया जा रहा है, इस मामले को देखिए। इसके साथ ही कोर्ट ने NCR के प्रदेशों के मुख्य सचिवों और गृह सचिव के बीच हुई मीटिंग की डिटेल मांगी है। यह डिटेल आज शाम तक कोर्ट को दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा या गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर को खोलने में दिक्कत आ रही है। कोर्ट ने यूपी सरकार से क्वारंटीन नियम पर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आपका टॉपिक है बीजेपी को मजबूती देना, मुझे मत सिखाइए। आज तक के शो में अंजना ओम कश्यप से बोले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा। जी हां दोस्तों,
राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले इन दिनों राजस्थान में सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने खुद भाजपा पर आरोप लगाया है कि लालच देकर कांग्रेस के विधायक तोड़ने की कोशिश की जा रही है। टीवी चैनल आज तक में भी राजस्थान की मौजूदा परिस्थितियों पर एक डिबेट शो हुआ। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी एंकर अंजना ओम कश्यप और पैनल में थे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा व भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया। डिबेट शो में पवन खेड़ा टीवी एंकर पर तब खासे भड़क गए जब उनसे टॉपिक पर ही जवाब देने को कहा गया। उन्होंने टीवी एंकर से कहा कि टॉपिक पर ही जवाब दे रहा हूं और आप भी टॉपिक पर ही रहा कीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने अंजना कश्यप से कहा कि जब चीन पर बात होती है तो कहते हैं नरेगा पर बात करो, जब नरेगा पर बात करते हैं तो कहते हैं टॉपिक पर बात करो। आपका टॉपिक सिर्फ भाजपा को मजबूती देना है। दरअसल कार्यक्रम में पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्रियों की बैठक में जो पीएम भीलवाड़ा मॉडल की बात करता है उसकी सरकार अस्थिर की जा रही है। कोरोना संकट के बीच ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि PLA नहीं संभाल पा रहे हो और MLA खरीदने चले हो, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा, उल्टा हमसे पूछ रहे हैं कि विधायकों को क्यों छिपा कर रखा है। पवन खेड़ा ने कहा क्यों न रखें, हमारी सरकार है, हम बचाएंगे और चुनी हुई सरकार है, मजाक बना रखा है। तभी एंकर अंजना ओम कश्यप ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा कि टॉपिक पर जवाब दो। इस पर पवन खेड़ा खासे नाराज हो गए और कहा कि टॉपिक पर ही हूँ और आप भी टॉपिक पर ही रहा कीजिए। आपका टॉपिक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देना है, आपका कोई और टॉपिक नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने एंकर पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जमीन पर कोई कब्जा कर रहा हो, आपको देश की जमीन पर बचाने से कोई मतलब नहीं है। आपको सरकार की कहीं निंदा ना हो जाए, इसको बचाना है, देश के साथ मजाक मत करिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। RBI ने अब इस बैंक से पैसे निकालने और लोन जारी करने पर लगाई रोक। 6 महीने तक रहेगा बैन, 1 साल के अंदर तीसरा संकट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के PMC बैंक और फिर से यस बैंक में गड़बड़ियां सामने आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने अब कानपुर स्थित पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। RBI ने इस बैंक पर लोन देने और ग्राहकों से जमा राशि स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा ग्राहक भी बैंक में जमा रकम को नहीं निकाल सकेंगे। कोऑपरेटिव बैंक की कमजोर आर्थिकी का हवाला देते हुए RBI ने ये प्रतिबंध लगाए हैं। RBI के इस आदेश के चलते आने वाले दिनों में बैंक के ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया 10 जून 2020 के बाद से बैंक RBI की मंजूरी के बिना कोई नया लोन या एडवांस जारी नहीं कर सकता है। इसके अलावा नया निवेश भी नहीं कर सकता है और नए डिपॉजिट भी स्वीकार नहीं किए जा सकते। यही नहीं, केंद्रीय बैंक ने पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के किसी भी तरह की संपत्ति के बेचने पर भी रोक लगा दी है। RBI ने कहा कि बैंक से अगले आदेश तक किसी भी सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट या अन्य खाते से कोई भी रकम निकाली नहीं जा सकती। RBI के मुताबिक अगले 6 महीने तक ये आदेश लागू रहेंगे, जिनका बीच बीच में रिव्यू किया जाएगा। हालांकि RBI ने बड़ी चिंता दूर करते हुए कहा है कि इस रोक का अर्थ बैंक के लाइसेंस को कैंसिल करना नहीं है। RBI की ओर से कहा गया है कि जब तक बैंक की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को नहीं मिलता है, तब तक ये बंदिशें लागू रहेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में पूरी सैलरी ना देने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई ना हो, श्रम विभाग मध्यस्थता करें, सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू हुए लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरी सैलरी के भुगतान संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कंपनियों पर कोई भी कठोर कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। साथ ही मामले में श्रम विभाग से मध्यस्थता करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में कई कंपनियों द्वारा दायर की गई कई याचिकाओं में लॉकडाउन में 54 दिनों की अवधि के लिए कर्मचारियों के पूरा वेतन देने के गृह मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस भूषण ने कहा, हमने नियोक्ताओं के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था, पहले के आदेश जारी रहेंगे। जुलाई के अंतिम सप्ताह में केंद्र को एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करना होगा। राज्य सरकार के श्रम विभाग कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच बातचीत में मदद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार से जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह तक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा। इस माह के शुरुआत में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि कर्मचारियों के दफ्तरों से उनके घरों के लिए पलायन रोकने के लिए पूरी सैलरी के भुगतान करने का आदेश दिया गया था। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कहना था कि हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था फिर से शुरू हो। यह नियोक्ताओं और कर्मचारियों पर है कि वे आपस में बातचीत करें कि लॉकडाउन अवधि के लिए कितने वेतन का भुगतान किया जा सकता है। इस पर जस्टिस अशोक भूषण और SK कौल की पीठ ने कहा था कि सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया है, बल्कि आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया है।
क्या सरकार के पास इस तरह का आदेश जारी करने का अधिकार है कि मजदूरों को पूरा वेतन दिया जाए? भुगतान करने की आवश्यकता 50% हो सकती है, लेकिन केंद्र ने 100% भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह समझौता उद्योगवार हो सकता है, लेकिन 100% देना संभव नहीं हो सकता। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने लिया बिहार के गरीबों को न्याय दिलाने का संकल्प। जी हां दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद के 73वें जन्मदिन पर संकल्प लिया है कि युवा और गरीबों को हर हाल में न्याय दिलाकर रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार वासियों के नाम खुला पत्र लिखकर अपना यह संकल्प सार्वजनिक किया है। वह जन्मदिन पर लालू प्रसाद से मिलने रांची गए हैं, वहीं से राज्यवासियों के नाम लिखे पत्र को जारी किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार 15 साल से सत्ता में है, लेकिन आज भी वह अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरे पर फोड़ती है। कहा, अब यह सब नहीं चलेगा। भुखमरी, अपराध और अव्यवस्था के साथ अन्याय से भी लड़ाई होगी। लालू प्रसाद की जो लड़ाई अधूरी रह गई, उसे हर हाल में पूरा करने का संकल्प मैंने लिया है। लालू प्रसाद ने समाज की तमाम विसंगतियों को खत्म किया, बिना थके रुके अन्याय के खिलाफ झंडा बुलंद किया। उनके सपनों को पूरा करना है। सारे विषम हालात वह झेलते गए, लेकिन समझौता नहीं किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया कुमार ने पूछा, साहिब आजकल आम काट कर खा रहे हैं या चूस कर? जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संकट के बीच जेएनयू छात्र संगठन के पूर्व नेता कन्हैया कुमार इशारों में केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कस रहे हैं। कन्हैया को लगता है कि 2020 में कोरोना, मजदूर, अर्थव्यवस्था जैसे आम सवालों के बीच एक खास सवाल कहीं खोसा गया है। सीपीआईएम नेता कन्हैया ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा है, साहिब आजकल आम काट कर खा रहे हैं या चूस कर? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की प्रारंभिक तैयारी करने का दिया निर्देश। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा का आम चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी प्रारंभिक तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार को इस संबंध में जिलों में ईवीएम को मांगने, सभी बूथों का भौतिक निरीक्षण सहित अन्य कार्यों का समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। बिहार चुनाव को लेकर पहली बार चुनाव आयोग के स्तर से ये बैठक आयोजित की गई। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को केंद्रीय निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार एचआर श्रीनिवास व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उप निर्वाचन आयुक्त श्री कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक किए कार्यों की जानकारी ली। सूत्रों ने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार श्रीनिवास ने सभी जिला पदाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों के साथ हुई बैठक की जानकारी दी। बताया कि सभी जिलों में सभी 72,000 बूथों के भौतिक सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है। 21 जून तक ये कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बताया कि कोरोना के संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों के पालन का भी निर्देश दिया गया है। कोरोना संकट को देखते हुए बूथों के समीप अतिरिक्त भवनों को भी चिन्हित किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि 2019 के चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था के उल्लंघन के अभी 15 मामले लंबित हैं, उन्हें भी दूर करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही नए ईवीएम से चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए जिलों को अविलंब पुराने ईवीएम हटाने को कहा गया है। बैठक में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार बैजूनाथ कुमार सिंह सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन से 10 लाख करोड़ के राजस्व का नुकसान, कई राज्यों के पास सैलरी के लिए फंड नहीं। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मोदी सरकार ने 25 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। इसके साथ ही सभी उद्योग धंधे, दुकानें बंद हो गई थी। 2 महीने चले इस लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। कुछ दिन पहले हालात इतने बुरे हो गए थे कि कई राज्यों के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए फंड नहीं था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को नागपुर से बीजेपी जनसंवाद वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी 200 लाख करोड़ की है। इसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी। वहीं 10 लाख करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। ऐसे में 30 लाख करोड़ तो ऐसे चले गए। उन्होंने कहा कि अब आप सोचिए कि 30 लाख करोड़ इस तरह जाने से स्थिति कितनी गंभीर होगी। कई राज्यों में अगले महीने का वेतन देने के लिए फंड नहीं है। उन्होंने स्थिति से सकारात्मकता से निपटने पर जोर दिया। गडकरी ने कहा कि हम एक संकट का सामना कर रहे हैं। हम इसका सामना नकारात्मकता, हताशा और भय से नहीं कर सकते। हमें आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ
कोरोना वायरस से लड़ना होगा। नितिन गडकरी ने उम्मीद जताई कि जल्द ही कोरोना की दवा बाजार में आ जाएगी, लेकिन तब तक हम मजबूती से इस बीमारी से लड़ेंगे। उन्होंने कोरोना काल में जीवन जीने की पद्धति सीखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब लोग खुद को बदल रहे हैं। कोरोना की वजह से आज हमने भी तकनीकी को अपनाया है और डिजिटल सभा कर रहे हैं ताकि भीड़ को इकट्ठा होने से रोका जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर हाई कोर्ट में पिल दाखिल, सख्ती से लॉकडाउन लागू करने की मांग। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच दिल्ली में सख्ती से लॉकडाउन लागू करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए यहां पर लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार को निर्देशित किया जाए। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में यह तर्क दिया है कि दिल्ली सरकार ने आशंका जताई है कि जुलाई में यहां पर 5.5 लाख कोरोना के मरीज हो सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने की गृह मंत्री से मुलाकात। दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर गृह मंत्री से विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में जिस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए यहाँ फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया जा सकता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।